गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जुडिशरी नेक्स्ट। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 के बारे में। ये एक्ट आपको क्यों पढ़ना है? ये एक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश जुडिशरी में यूपी पीसीजे में जनरल स्टडीज के सिलेबस में इसे नया जोड़ा गया है, एक पॉइंट। दूसरा, कंटेम्प्रेरी लीगल अफेयर की बात करें जो कि यूपीएससी के पेपर 2 का सिलेबस है, तो वहाँ के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और इन जनरल भी इस एक्ट के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, यानी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप लॉ पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो ये एक्ट काम का है क्योंकि सोशल रिलेवेंस का है। ये एक ऐसा सोशल इशू है, ये एक ऐसा एक्ट है जो एक सोशल इशू को कवर करने के लिए बनाया गया है। अब बात करते हैं कि क्या मतलब है इसका। प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994। तो नाम से क्लियर है, बनाया कब गया है? 1994 में। अब यहाँ दो शब्द देखिए, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल। इन दोनों शब्दों को पहले समझ लें, यानी गर्भ धारण करने से पूर्व का समय, ठीक बात है, और गर्भ धारण करने के दौरान का समय या बर्थ से पहले का समय क्या कहला रहा है? प्रीनेटल। तो ये प्री कंसेप्शन, प्रीनेटल और डायग्नोस्टिक टेक्निक्स के रेगुलेशन के लिए एक्ट है, ऐसे सारे मेथड्स के लिए एक्ट है, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? पीसीपीएनडीटी एक्ट बोल रहे हैं। अब यहाँ पे कैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, कितनी बातें साधारणतः आपको पता होने चाहिए, इन सारे को डिस्कशन करते हैं। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर बेरक के साथ इस पूरे वीडियो को देखेंगे, जो कि मुझे लगता है कि ये पूरा एक्ट मैं 2 पार्ट में कवर कर दूंगा, कुछ हाफ आवर या 45 मिनट में, तो आपको ये पूरा एक्ट आराम से तैयार हो जाएगा। ठीक है। अब हुआ क्या कि सेक्स रेशियो डिक्लाइन करने लगा। सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, जो कि 1901 में लगभग 972 हुआ करता था, 972 हुआ करता था, और 1991 आते आते ये फिगर उल्टा हो गया, 927 हो गया, यानी 1000 पुरुषों पर केवल 927 महिलाएं बची। जब इसके कारणों को ढूंढा गया तो हमने पाया कि सेक्स सिलेक्शन टेक्निक का मिसयूज होना, या लड़के को पैदा करने की चाहत होना, लड़कियों के का फेटिसाइड होना, ये प्रमुख कारण पाए। इसलिए इस पूरे चीज को रेगुलेट करने के लिए हमने इस एक्ट को लाया। हमने का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया। अब यहाँ काम की बातें क्या क्या है देखते चलिए। पहले क्या? प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, ठीक है। रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1994। एक्ट नंबर क्या है? 57 ऑफ 1994। इस एक्ट में बहुत सारे चेंजेस भी किए गए, बहुत सीरीज ऑफ अमेंडमेंट किए गए, और इसका एक रूप हमें 2002 में देखने को मिला। तो हम लोग इस एक्ट को कैसे पढ़ते हैं? पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 एज अमेंडेड इन 2003। तो आप यहाँ देखेंगे बीच बीच में कई सारे सेक्शंस ऐसे हैं जो बाद में जोड़ गए, फॉर एग्जांपल 16A। और जहां आप इस तरह की कैपिटल वाली चीजों को देखें, अपने आप समझ लीजिए ओरिजिनली नहीं, बाद में आया है जरूरत के अकॉर्डिंगली। चलिए आगे बढ़ते रहते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव, इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है तो अभी डिस्कस कर चुके हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव इज फॉर प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन बिफोर एंड आफ्टर कंसेप्शन, यानी कंसीव करने के पहले या बाद में सेक्स सिलेक्शन जैसी कोई भी टेक्निक पर प्रतिबंध लगाना। एंड रेगुलेशन ऑफ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, उन सारी प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, यानी बच्चे के पैदा होने के पहले जो जांच वाली विधियां हैं, उन सारी टेक्निक को रेगुलेट करना। ठीक है। किस लिए? ऐसी टेक्निक जिनका उपयोग हम किस लिए करते हैं? जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी जानने के लिए। बहुत सारी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, जैसे आपने डाउन सिंड्रोम के बारे में सुना होगा। ठीक है। ऐसी सारी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, तो कुछ चीजें जिनके लिए प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक करी जा रही थी, इन पे रेगुलेट करने के लिए, इनको करने के लिए। अब यहाँ पे जो शब्द हो सकता है उनके मतलब ना पता हो, बट हल्की हल्की भाषा में आप समझते रहें। जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज का मतलब किसी जेनेटिक डिजीज से है, ठीक है। क्रोमोसोमल, इट्स अ काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक बात है। कंजेनाइटल, ऐसा मैलफॉर्मेशन या ऐसी कोई चीज जो जन्म से ही हो। सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स, तो इस तरह के डिसऑर्डर्स को जांचने के लिए कुछ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं। जैसे आपने सुना होगा डबल मार्कर टेस्ट, ट्रिपल मार्कर टेस्ट, एमिनोसेंटेसिस, तो ये सारी वो टेक्निक है जिनसे हम इस पूरी इंडस्ट्री को क्या करते हैं? रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं, इस पूरे मैकेनिज्म को रेगुलेट करते हैं। ठीक है।
अब समझिए इसमें आगे की बात कि दिस एक्ट वाज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 45th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। यानी कुछ तो 1994 की बात हो रही है, हम 1950 में हमारा संविधान बना और 1950 के बाद 45, 1950 प्लस 45 क्या आंसर आ रहा है, कुछ तो 1994-95 की बात हो रही है। ठीक है, दिस एक्ट वॉज इनेक्टेड, इसकी इनेक्टमेंट डेट क्या है, 20 सितंबर 1994। अब अगर आप उत्तर प्रदेश वगैरह के एग्जाम दे रहे हैं तो इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। कब इनेक्टमेंट हुआ, 20 सितंबर 1994। यहीं पे मैं क्लियर कर दूं, यहाँ इसी एक्ट में लिखा गया है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने गजेट में पब्लिश कर देगी तो इसका इन्फोर्समेंट हो जाएगा, और ये जो पब्लिकेशन हुआ वो 1 जनवरी 1996 को हुआ है। कहने का मतलब ये इनेक्टमेंट डेट होगी 20 सितंबर 1994 और इसकी इन्फोर्समेंट डेट होगी 1 जनवरी 1996। तो ये दोनों बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। देखिए रीजन क्या है, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। इसका कारण, प्रमुख कारण क्या है, जो लगातार सेक्स रेशियो क्या हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था, डिक्लाइन इन सेक्स रेशियो इन इंडिया। और इसके रीजंस हमने पाए हैं कि वही सेक्स सिलेक्शन टेक्निक्स थे कि जिन लोगों को लड़का पैदा करने की चाह थी वो लड़कियों को मार दिया करते थे, शायद ये वजह रही होगी। तो जो 972 सेक्स रेशियो था 1901 में, वो पलट गया 927 हो गया, तो कंसर्न का सब्जेक्ट हो गया। इसलिए हम लोगों ने ये एक्ट को बनाया ताकि ऐसे किसी बिहेवियर को क्या किया जा सके, पनिश किया जा सके। चलिए, तो ये तो रहा इसका ओवरव्यू, बहुत बड़ा नहीं है, कुछ तो 30-32 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन्हें हमें आपको समझनी है। और एनालॉगी का मतलब ये कि आप चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, यानी आप उदाहरणों के तौर पर और एक सिस्टम को, जैसे सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड अभी यहाँ पे पढ़ेंगे सेक्शन 7 में, उसको कैसे आप स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड से कैलकुलेट करेंगे, तो इस तरह की कुछ चीजें यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, तो पहला देखिए, द एक्ट में बी कॉल्ड, सेक्शन 1 में डिफाइन किया गया है नाम, क्या नाम है इसका, PCPNDT एक्ट। एक पॉइंट, एक्ट का नाम क्या है। दूसरा, इसके एक्सटेंट को बताता है कि एक्ट कहां कहां पे अप्लीकेबल होगा। तो दिस एक्ट शैल बी एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो पूरे देश में लागू है, पूरे देश में जम्मू और कश्मीर को मिलाकर लागू है। इसकी इनेक्टमेंट डेट क्या है, तो 1 जनवरी 1996। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो जिनको हमने येलो कलर से स्क्रीन पे जो चीजें दिख रही हैं वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको हाईलाइट करते चलिएगा। ठीक है, तो इसका इनेक्टमेंट डेट हो गया, इन्फोर्समेंट डेट हो गया, ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, क्यों ये एक्ट बनाया गया था। आगे चलते हैं। इसके पूरे सेक्शन 2 में डिफिनेशंस दी हुई हैं। जैसा कि आपको पता है ज्यादातर एक्ट लेजिस्लेशन की शुरुआत में डिफिनेशन बता दी जाती है। इनका मतलब ये होता है इस पूरे एक्ट में इन शब्दों के क्या मतलब समझे जाएं। ठीक है, तो सेक्शन 2 सब क्लॉज ए में डिफाइन किया है एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। यहां एप्रोप्रिएट अथॉरिटी का मतलब क्या है, ऐसी अथॉरिटी जो सेक्शन 17 में मेंशन की गई है। अब साधारण आप ऐसे समझिए, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को अगर आप सीआरपीसी में पढ़ रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट से समझ सकते हैं, ठीक बात है, या कोई और एक्ट पढ़ रहे हैं तो वहां, बट यहां पे क्या बताया गया कि एप्रोप्रिएट अथॉरिटी का मतलब क्या, इसी एक्ट के सेक्शन नंबर 17 में हमने जिनको बताया है वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। अभी आगे बात करेंगे। अब यहाँ पे ये भी समझिएगा इस पूरे एक्ट में कितनी बॉडीज की बात करेगी, कितनी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेगी। तो मुझे कुछ तो 3-4 याद आ रही हैं, देखते चलते हैं कौन कौन सी हैं। पहला, एक तो सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड है, इसी एनालॉगी में स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड है, एक एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है और एक एडवाइजरी बॉडी है। तो इस पूरे एक्ट को जब हम पढ़ चुके होंगे तो हम देखेंगे हमने 4 बॉडीज की बात पढ़ी है, 4 निकायों की बात पढ़ी है। कौन कौन सी, याद करें, सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड, स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी और एडवाइजरी बॉडी। क्लियर। अब क्वेश्चन समझते चलिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में। एप्रोप्रिएट अथॉरिटी कहां डिफाइन किया गया, सेक्शन नंबर 17 में। इसी तरह से बोर्ड शब्द आता है, बोर्ड का मतलब इस पूरे एक्ट में क्या है, सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड। ठीक बात है, सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड, और किस सेक्शन के अंतर्गत है, सेक्शन नंबर 7। यहीं पे क्लियर कर लीजिए, जैसे सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड है वैसे एक और बोर्ड डिफाइन किया गया है, स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड। 16 और 16A में इसके बारे में मेंशन है। क्लियर।
तो जैसे बोर्ड में कौन कौन से दो बोर्ड है, सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड अंडर सेक्शन 7 और स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड अंडर सेक्शन 16A। क्लियर। बी ए में डिफाइन किया गया कॉन्सेप्टस। अभी कॉन्सेप्टस क्या है समझिएगा। कॉन्सेप्शन का कोई भी प्रोडक्ट इज कॉन्सेप्टस, यानी महिला की कंसीव करने के बाद जो भी बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं उनसे जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, जैसे एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, फ्लूइड, ठीक बात है, इंक्लूडिंग एम्ब्रियो या फीटस, और ये सारी चीजें, तो बर्थ तक जो भी डेवलपमेंट है एट एनी स्टेज ऑफ जो भी डेवलपमेंट है, जैसे फ्लूइड भी हम इसको इसमें ले रहे हैं, तो कंसेप्शन का जो भी प्रोडक्ट है, जो रिजल्ट है, वो सब क्या है, कंसेप्टस है। तो क्या एम्ब्रियो कंसेप्टस है? यस। फीटस कंसेप्टस है? हाँ। क्या जो फ्लूइड पेट में पैदा हो रहा है वो कंसेप्टस है? हाँ। या कोई ऐसी सेल कंसेप्टस है? हाँ। क्लियर। तो कंसेप्टस का मतलब क्या हुआ, देखिए, एनी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इज कंसेप्टस। कब तक? फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ, जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ उसके बाद जन्म तक। क्लियर। अगला शब्द है एम्ब्रियो। अगला जो डिफाइन किया है 2BB में, क्या है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का मतलब क्या? फर्टिलाइजेशन से 8 वीक तक का समय। ठीक बात है, 8 वीक यानी 56 डेज, एक वीक में 7 डेज। तो जिस दिन फर्टिलाइजेशन डेट से लेकर 8 वीक्स तक की डेट का जो रिजल्ट है, जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है, उसको आप क्या नाम दे रहे हैं? एम्ब्रियो नाम दे रहे हैं। तो याद रखिएगा, कंसेप्टस क्या है? एनी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। और जो एम्ब्रियो या ह्यूमन ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ है 8 वीक तक, 56 डेज तक, उसको क्या बोल रहे हैं? एम्ब्रियो बोल रहे हैं अंडर दिस एक्ट। अब एम्ब्रियो और फीटस में क्या अंतर है? तो B2BC में बताया है फीटस, तो 56 डेज तक तो वो एम्ब्रियो है, बट 57 से बर्थ तक उसको हम क्या बोल रहे हैं? फीटस। क्लियर। देखिए, फीटस मीन्स ह्यूमन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इट्स डेवलपमेंट बिगिनिंग फ्रॉम द 57th डेज। ठीक बात है, एट द एंडिंग ऑफ बर्थ। अब आगे डिफाइन किया गया है 2C में जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर। अब यहां पे देखिए, आपको पढ़ने में लगेगा सब एक जैसी बात हो रही है, बट थोड़े थोड़े अंतर है, समझिएगा। जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर से मतलब किसी ऐसे सेंटर से है जहां जांच की सुविधा ना हो, जहां मरीज अपनी बातों को समझाने, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने, अपने जो भी बात कहना चाहते हैं उसके लिए वो डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं। तो देखिए, जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर मीन्स एन इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और एनी प्लेस बाई वॉट एवर नेम कॉल्ड। इस तरह की लैंग्वेज जब हम तब करते हैं जब हम एक बड़ा अम्ब्रेला क्रिएट करना चाहते हैं ताकि कोई भी ना छूट पाए। ठीक है, तो किसी भी नाम से, चाहे उसे हम हॉस्पिटल बोल रहे हो, चाहे नर्सिंग होम बोल रहे हो, चाहे कुछ और भी बोल रहे हो, और बस यहाँ पे ये देखना है कि वहाँ क्या हो रहा है, प्रोवाइड्स जेनेटिक काउंसलिंग टू पेशेंट। जहाँ पेशेंट को उसकी जेनेटिक काउंसलिंग की जा रही है, उसके बच्चे के बारे में बताया जा रहा है। तो अब यहाँ समझिए, क्या एक डॉक्टर की क्लिनिक जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर हुआ? आंसर यस। क्या एक जेनेटिसिस्ट की क्लिनिक हुई? हाँ। या एक हॉस्पिटल हुआ इसके अंतर्गत? हाँ। नर्सिंग होम हुआ? हाँ। ये सब क्या है? जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर है। अब समझिए जेनेटिक क्लिनिक को क्या बताया गया। ऐसी वो सारी जगहें, चाहे वो क्लिनिक हो, चाहे इंस्टीट्यूट हो, चाहे नर्सिंग होम हो, या कोई ऐसी जगह जिसको आप किसी भी नाम से पुकारते हो, अगर वहाँ प्री नेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हो रहा है, प्री नेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर कंडक्ट होते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? जेनेटिक क्लिनिक। तो काउंसलिंग सेंटर में केवल काउंसलिंग हो रही है और जेनेटिक क्लिनिक में क्या हो रहा है? प्री नेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर कंडक्ट किए जा रहे हैं। क्लियर हो गया सबको 2D? अब यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दिया है, जब आप पढ़ेंगे इसको समझ लेते हैं। कि हमने बोला कि ये तो ना हॉस्पिटल था, ना नर्सिंग होम था, ना सेंटर था, एक पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है, पोर्टेबल मशीन है, विच इज इंस्टॉल्ड ऑन अ वैन और व्हीकल। तो क्या वो इसकी डिफिनेशन में आएगा? तो डेफिनेटली, क्योंकि वो जगह जेनेटिक क्लिनिक है, क्योंकि वो कंडक्ट कर सकती है, प्रोसीजर परफॉर्म कर सकती है। तो यही बात लिखा हुआ है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज, जेनेटिक क्लिनिक इंक्लूड अ व्हीकल where the ultrasound machine or imaging machine or scanner or other equipment capable of determining the sex of fetus is installed. Clear? तो फाइनली यहाँ उद्देश्य क्या है कि ऐसी हर वो चीज, चाहे उसका नाम भविष्य में कुछ बदले जाए, बस वहां अगर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हो रहा है तो जेनेटिक क्लिनिक बोल रहे हैं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो इस तरह से कोई गाइडेंस दे रहा है तो उसे क्या बोल रहे हैं? जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अगला क्या है? जेनेटिक लेबोरेटरी।
ऐसी कोई जगह, देखिए यहाँ पे अब जेनेटिक क्लिनिक और जेनेटिक लेबोरेटरी में क्या अंतर है। इंक्लूड अ प्लेस वेयर फैसिलिटी आर प्रोवाइडेड फॉर कंडक्टिंग एनालिसिस और टेस्ट सैंपल रिसीव्ड फ्रॉम द जेनेटिक क्लिनिक, यानी यहाँ से जो चीजें हमने रिसीव करी हैं उसके एनालिसिस को जहां पे किया जा रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, जेनेटिक लेबोरेटरी बोल रहे हैं। ठीक है, अब जैसे एमिनोसेंटेसिस का सैंपल लिया गया हो या एमिनोटिक फ्लूइड निकाला गया हो, कहाँ से निकाला गया, जेनेटिक क्लिनिक से, बट उसकी एनालिसिस कहाँ हो रही, किसी बड़ी लैब में हो रही, तो उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, जेनेटिक लेबोरेटरी। तो कोई कंपैरेटिवली बड़ी चीज जहां पे कुछ रिसर्च एनालिसिस हो रहा है उसे क्या बोला जा रहा है, जेनेटिक लेबोरेटरी। अगेन अगर यही सेम टास्क किसी ऐसी जगह पे हो रहा है जो पोर्टेबल है या जो मूवेबल है, तो उसको भी हम क्या मान लेंगे, जेनेटिक लेबोरेटरी मान लेंगे। अब देखिए अंतर क्या है, जहां केवल काउंसलिंग हो रही हो उसे बोल दिया हमने क्या, जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर। जहां जांच की व्यवस्था हो रखी हो या जांच की जा सकती हो बोला जेनेटिक लेबोरेटरी। जहां जांच की एनालिसिस की जा सकती हो, रिपोर्ट रिसीव की जा सकती है, उसकी डिटेल्ड एनालिसिस की जा सकती है, उसे क्या बोल दिया, लेबोरेटरी। तो देखने में तीनों एक है बट थोड़े थोड़े मतलब सबके अलग है। अगला शब्द है टू सब क्लॉज एफ में गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट किसे बोलते हैं, ऐसे ही कोई व्यक्ति मीन्स अ पर्सन हु हैविंग पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन गायनेकोलॉजी। आपको पता है मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है गायनेकोलॉजी। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री लिया हुआ है, हमें लगता है कि एमएस होगा, जैसे एमबीबीएस एमएस, तो ये जो एमएस वाली डिग्री है, एमडी वाली जो डिग्री, इसी को पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री बोलते हैं मेडिकल में। तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास गायनेकोलॉजी में पीजी की डिग्री है उसे क्या बोल रहे हैं, गायनेकोलॉजिस्ट बोल रहे हैं। इसी तरह से 2G में डिफाइन किया गया है मेडिकल जेनेटिसिस्ट। ऐसा कोई व्यक्ति जो होल्ड करता हो डिग्री और डिप्लोमा इन जेनेटिक साइंस। ठीक बात है, तो देखिए इंक्लूड्स पर्सन हु हैविंग द डिग्री एंड डिप्लोमा इन जेनेटिक साइंस, उसको क्या बोले, मेडिकल जेनेटिसिस्ट। क्लियर है, आगे बढ़िए। देखिए अब यहाँ पे कुछ बातें हैं, मिस हो रहा है कुछ। जेनेटिसिस्ट और हैज द एक्सपीरियंस ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर इन सच फील्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग, और ऐसी कोई डिग्री डिप्लोमा करने के बाद उसने कुछ 2 साल से कम की प्रैक्टिस ना की हो, 2 इयर्स, राइट। आगे देखिए, ये जो डिग्री है, जो चाहे गायनेकोलॉजिस्ट के रिस्पेक्ट में हो चाहे जेनेटिसिस्ट के रिस्पेक्ट में हो, एनी वन ऑफ द मेडिकल क्वालिफिकेशन, और ये सारी क्वालिफिकेशन मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। तो ये एक जनरल सी बात है, रखा हुआ है इसमें। इसके अलावा 2H में डिफाइन किया हुआ है पीडियाट्रिशियन, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट को वैसे पीडियाट्रिशियन को, मीन्स अ पर्सन हु हैविंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन पीडियाट्रिक्स, यानी बच्चों के विज्ञान के बारे में, इनकी एनाटॉमी के बारे में जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रखता है उसे क्या बोले, पीडियाट्रिशियन। तो हम यहाँ ध्यान से देखें तो जैसे 4 अथॉरिटीज हमें मिल गई हैं, वैसे ही कुछ लोग मिले हैं, जैसे एक गायनेकोलॉजिस्ट मिला हमें, एक जेनेटिसिस्ट मिला, एक पीडियाट्रिशियन मिला, तो 3 लोग ये मिल चुके हैं। और एक और है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बायोलॉजिकल साइंस। तो ये जेनेटिसिस्ट के लिए ये कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो बायोलॉजिकल साइंस में, लाइक जो भी बीए बीएससी होता, बीएससी होता होगा, और 2-2.5 साल उसने सेक्स सिलेक्शन के लिए काम किया हो। तो इन सारे लोगों को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अलग अलग नाम से इस डिफिनेशंस में पढ़ रहे हैं। अब देखिए 2I में हमने डिफाइन किया है प्रीनेटल प्रोसीजर्स। अभी प्रीनेटल प्रोसीजर्स का मतलब क्या है, ठीक बात है, इसका मतलब वो सारे गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स या मेडिकल प्रोसीजर्स जैसे कि जो बच्चे के जन्म के पूर्व किए जा रहे हों। जैसे इसमें कुछ मेंशन कर दिया है कि क्या क्या है, अल्ट्रासोनोग्राफी, फीटोस्कोपी, टेकिंग और रिमूवल सैंपल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक बात है, और एनी ब्लड टिश्यू फ्लूइड ऑफ अ मैन और अ वुमेन, जो भी लेबोरेटरी में भेजा गया। फाइनली कहने का मतलब है कोई भी कंसेप्टस महिला के केस में और पुरुष के केस में ब्लड या कोई और फ्लूइड जो भी जेनेटिक लेबोरेटरी में भेजा जा रहा है जांच के लिए, उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर बोल रहे हैं। तो ये हो गया आपका 2I। अगला देखिए व्हाट इज 2J, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स और प्रोसीजर, अंतर क्या है। तो ऊपर वाले में 2H में आपने क्या पढ़ा था, देखिए क्या शब्द था, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। अब अगले में है, देखिए इनके कोर मतलब तो सब एक जैसी बातें हो रही हैं, पर थोड़ा थोड़ा अंतर है, क्योंकि पढ़ रहे हैं तो ध्यान से देखते रहिए।
प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स इंक्लूड्स ऑल प्रीनेटल प्रोसीजर, यानी टेक्निक में प्रोसीजर शामिल हैं। क्लियर सबको? डायग्नोस्टिक टेक्स्ट में क्या क्या बताया? मीन्स अल्ट्रासोनोग्राफी और एनी टेस्ट और एनालिसिस ऑफ एमिनोटिक फ्लूइड, ब्लड और एक्सेट्रा। अब यहाँ पे बॉन्ड सब बात एक जैसी हो रही है। वो सारे प्रोसीजर्स जो भी प्रीनेटल स्टेज में किए जा रहे हैं उनको हम सबको क्या नाम दे रहे हैं? डायग्नोस्टिक टेक या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। टेक्निक टेस्ट। पानी पी लो भैया, टेस्ट टेक में निकल रहा है। चलिए 2L में डिफाइन किया गया वर्ड प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब का मतलब यह है कि ऐसे सारे रूल जो इस एक्ट के अंतर्गत बनाए गए हैं, इस एक्ट में जो भी रूल्स बनाए गए हैं उसे क्या बोल रहे हैं? प्रिस्क्राइब्ड। 2M में डिफाइन किया गया रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, RM। ठीक बात है, RMP, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो ऐसा कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर जो एक डिग्री होल्ड करता हो जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो किससे? इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के सेक्शन 2H से। यानी इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के सेक्शन 2H में डिग्रीज डिफाइंड हैं, जिन डिग्रीज को हम करने के बाद ये समझ सकते हैं कि कौन कौन RMP बन सकता है। क्लियर? इसी तरह से अगला वर्ड रेगुलेशन 2N में, एनी रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द बोर्ड अंडर दिस एक्ट। विच बोर्ड? तो बता दिया सेक्शन 7 का सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड या सेक्शन 16 का स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड। इन दोनों बोर्ड द्वारा जो भी रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं उसे इस एक्ट में क्या बोला जाएगा? रेगुलेशन। ठीक बात है। तो यहाँ रेगुलेशन का मतलब आप इसे MCQ में स्टेट गवर्नमेंट, पंचायतें, इस तरह की कुछ शब्दों को दे तो उससे कंफ्यूज मत हो। यहाँ 7 और 16 में बने बोर्डों की बात हो रही है। अब अगला आता है 2O सेक्स सिलेक्शन। नाम से क्लियर है, ऐसी कोई भी टेक्निक जिससे ये पता लग सकता है कि एम्ब्रियो का पर्टिकुलर सेक्स है, मेल है या फीमेल है, तो ऐसे किसी भी मेथड को, ऐसे किसी भी टेस्ट को, ऐसे किसी भी प्रिस्क्रिप्शन को क्या बोला जा रहा है? सेक्स सिलेक्शन टेक्निक। एक और मिला हमें सोनोलॉजिस्ट। तो अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा था ना, एक गायनेकोलॉजिस्ट मिला, एक जेनेटिसिस्ट मिला, एक हमें मिला पीडियाट्रिशियन, और एक और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वाला मिल गया सोनोलॉजिस्ट या इमेजिंग स्पेशलिस्ट। Means any person who having one of the medical qualification by under Indian Medical Council Act 1956 and having the post graduate qualification। तो ये 4 PG वाले ही हो गए। गायनेकोलॉजिस्ट किसे मानेंगे? ऐसा डॉक्टर जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो गायनेकोलॉजिस्ट में। पीडियाट्रिशियन जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो पीडियाट्रिक्स में। इसी तरह से सोनोलॉजिस्ट जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो इमेजिंग में। क्या ये इसलिए ना ताकि आपके दिमाग में बैठेगा, याद रहेगा। इसका लीगल एस्पेक्ट से मत समझिएगा, ये लीगल नहीं है। ये एक सोशल लॉ है, जिसको लॉ से हमने, सोशल इशू है जिसको लेजिस्लेशन या लॉ बना के कंट्रोल किया है। चलिए आगे, स्टेट बोर्ड 2Q। स्टेट बोर्ड मीन्स स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड। ठीक बात है। और यूनियन टेरिटरी सुपरवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 16A। ये पूछा गया है पिछले वाले एग्जाम में ही, इसलिए इसको आप थोड़ा कोशिश करिएगा रटने की। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब क्या? स्टेट गवर्नमेंट का मतलब क्लियर है, यूनियन टेरिटरी के रिस्पेक्ट में यूनियन या प्रेसिडेंट। ठीक बात है। और स्टेट गवर्नमेंट के तौर पर स्टेट। तो ये डिफिनेशन कौन सी? 2R। क्लियर? अब आ गया है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 बात करता है रेगुलेशन ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर। उन सारे रेगुलेशन की, अभी पीछे पढ़ा था ना, रेगुलेशन का मतलब क्या? कौन बना रहा था रेगुलेशन? तो रेगुलेशन मेड बाय बोर्ड। कौन सा बोर्ड? सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड या स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड। तो जो सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड और स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर के लिए रेगुलेशंस बना रहे हैं, जेनेटिक लेबोरेटरीज के लिए बना रहे हैं, जेनेटिक क्लिनिक्स के लिए बना रहे हैं, उनको कहाँ कवर किया है? चैप्टर नंबर 2 में कवर किया है। अभी क्या बात करता है देखते चलते हैं। नंबर 1, ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। जिस दिन ये एक्ट कमेंस हो रहा है उस दिन के बाद से, उस दिन से नो जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, जेनेटिक लेबोरेटरी, जेनेटिक क्लिनिक अनलेस रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट shall conduct or associate with or help in conducting activities related to prenatal diagnostic technique। साफ शब्दों में समझें तो कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, अब जब हम सेंटर बोले हैं तो आप ये सारी बातें समझ जाइएगा। हम जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर की भी बात कर रहे हैं, ऊपर पढ़ा डिफिनेशन में, क्लिनिक की भी बात कर रहे हैं, लेबोरेटरी की भी बात कर रहे हैं।
तो कोई भी इन्वॉल्व नहीं होगा अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है किस चीज में, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक में। तो यानी अब इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद अगर आपको कोई टेस्ट करवाना है या एज अ फैसिलिटी काम करना है तो रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपलसरी है। क्लियर। दूसरा देखिए, नो जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर और जेनेटिक लेबोरेटरी और जेनेटिक क्लिनिक सेल एम्प्लॉय और कॉज टू बी एम्प्लॉयड और टेक सर्विसेज ऑफ एनी पर्सन वेदर ऑनरी बेसिस और पेमेंट डज नॉट हैविंग द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड। पहला तो ये हुआ कि बिना रजिस्ट्रेशन के आप काम नहीं कर सकते हो। दूसरा, किसी ऐसे आदमी को एम्प्लॉय नहीं करोगे, चाहे फुल टाइम चाहे पार्ट टाइम, जिसके पास प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल क्वालिफिकेशंस ना हो, जो इस एक्ट में अलग अलग बता दी। गायनेकोलॉजिस्ट के लिए बता दी, पीडियाट्रिक्स के लिए बता दी, इमेजिंग स्पेशलिस्ट के लिए बता दी, क्लियर कर दिया। देखिए तीसरा क्या रेगुलेशन है, नो मेडिकल जेनेटिसिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और एनी अदर पर्सन shall conduct or cause to be conduct or aid in conducting himself through any prenatal diagnostic technique। यही वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, आप भी नोट कर लीजिएगा। एट प्लेस अदर देन अ रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। पहले में हमने बताया ना कि रजिस्ट्रेशन जरूरी है, दूसरा मेडिकल क्वालिफिकेशन वाले ही बंदे रखे जाएंगे, और हम ये कह रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा जो व्यक्ति जो क्वालिफिकेशन होल्ड कर रहा है वो किसी ऐसी जगह पे जाके टेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा जो रजिस्टर्ड ना हो। तो मल्टीपल तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेक्शन 3A, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन। कहा कि कोई भी स्पेशलिस्ट, चाहे वो इमेजिंग स्पेशलिस्ट हो, चाहे इनफर्टिलिटी का स्पेशलिस्ट हो, चाहे गायनेकोलॉजिस्ट है, किसी भी पर्सन की किसी भी तरह से ना मदद करेगा, ना कंडक्ट करेगा, ना कुछ खुद के लिए सेक्स सिलेक्शन ऑन अ वुमेन। तो सबको बैन किया गया कि आप सेक्स सिलेक्शन के लिए कोई टेस्ट परफॉर्म नहीं करोगे। वुमेन के केस में एम्ब्रियो, कॉन्सेप्टस, टिश्यूज, फ्लूइड, चूंकि कॉन्सेप्टस में सब आ गया। मैन के केस में क्या, फ्लूइड और ब्लड। क्लियर। तो कोई भी, अब इतनी बातें यहाँ पे निकल कर आई। पहला देखिए, हर क्लिनिक का क्या होगा, रजिस्ट्रेशन, जो भी काम कर रहा होगा वो मेडिकली क्वालिफाइड होना चाहिए। कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या कोई भी क्वालिफिकेशन वाला आदमी, जो ऊपर हम लोग ने डिस्कस कर चुका है, वो किसी अनरजिस्टर्ड सेंटर पे काम नहीं करेगा और किसी भी दशा में कोई सेक्स सिलेक्शन टेक्निक यूज नहीं करेगा। ठीक बात है। किसके ऊपर, ना मैन के ऊपर ना वुमेन के ऊपर। अब यहाँ पे सारी बातें, इनफर्टिलिटी वाला भी, सोनोलॉजिस्ट भी, इमेजिंग स्पेशलिस्ट भी, सबको बैन कर दिया गया। तो क्या कोई करेगा ही नहीं, तो कैसे हो रहा है, तो इसकी व्यवस्था बताई गई, आगे बात करेंगे। सेक्शन 3B में बताया गया कि सेल ऑफ अल्ट्रासाउंड मशीन को हम लोग कंट्रोल करेंगे। यानी जो सबसे बड़ी कल्पिट है मशीन, जो सबसे बड़ी रेवोल्यूशन भी है, जिससे जांच से पता लग जाता है आसानी से, इसके सेल पर प्रोहिबिशन किया जाएगा, इसको बंद किया जाएगा। कहा कि केवल उन्हीं को मिलेगी जो रजिस्टर्ड क्लिनिक होंगे। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आप अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं खरीद सकते। ठीक बात है। तो किसको मिल सकती है, ऐसे रजिस्टर्ड जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, लेबोरेटरी, क्लिनिक जो कि रजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड यूनिट पर अल्ट्रासाउंड मशीन सेल नहीं हो सकती है। ठीक है। आपको हर मशीन का रिकॉर्ड रखना होगा। आइए चैप्टर 3 बात करते हैं, रेगुलेशन ऑफ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक की। सेम वही बात है, ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। ठीक बात है। जिस दिन से ये एक्ट स्टार्ट हो रहा है, जिस दिन से इसका कमेंसमेंट हो रहा है, उस दिन के बाद से क्या है, नो प्लेस इंक्लूडिंग रजिस्टर्ड जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर। ऐसा कोई भी स्थान, चाहे वो रजिस्टर्ड हो, चाहे वो काउंसलिंग सेंटर हो, लेबोरेटरी हो, क्लिनिक हो, shall be used caused to be used by any person for conducting prenatal diagnostic technique except for the purpose specified in clause 2 after satisfying any condition specified in clause 3। यानी देखिए क्या कहने का मतलब है कि कोई भी टेस्ट तब तक परफॉर्म नहीं करेगा जब तक कि क्लॉज 3 वाली कंडीशंस ना हो। अभी आगे मिलेगा कि वो कंडीशन कौन कौन सी हैं जब इस तरह के टेस्ट परफॉर्म किए जा सकते हैं। पॉइंट क्लियर। तो यानी कोई भी डॉक्टर टेस्ट का परफॉर्म कर सकता है जब क्लॉज 3 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। अब देखिए क्या है कंडीशंस, यहाँ पे दिया है। अगर क्लॉज 2 में क्या क्या है, क्लॉज 2 क्लॉज 3 दोनों में बातें लिखिए। नो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक शैल बी कंडक्टेड एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिटेक्शन ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग एबनॉर्मलिटी।
अगर आपका उद्देश्य इन एबनॉर्मेलिटीज को पता करना है तब तो डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब ये एबनॉर्मेलिटी है कौन कौन सी जिनके लिए अलाउ किया गया? पहला, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। इसका सबसे अच्छे एग्जांपल हमें लगता है कि XX सिंड्रोम का हो जाना। जेनेटिक मेटाबॉलिक डिजीज, कोई मेटाबॉलिक डिजीज का मतलब ये हो गया कि कोई बड़ा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो बचपन से ही चल सकता है। हीमोग्लोबिनोपैथीज, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर। सेक्स लिंक्ड जेनिटल डिजीज, कंजेनाइटल एनोमलीज, एनोमलीज का मतलब होता है कुछ मैल फॉर्मेशन, जन्म से ही कुछ गलत होना, लाइक ब्रेन डेवलप नहीं है, हार्ट डेवलप नहीं, तो इस चीज़ों को समझने के लिए। या ऐसी कोई और एबनॉर्मेलिटी और डिजीज विच वॉज स्पेसिफाइड बाई सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड। ठीक बात है। तो ये 6 कंडीशन बताई कि कब कब आप इन डायग्नोस्टिक टेक्निक का यूज कर सकते हैं। किसके लिए बोल रहे हैं? मेडिकल स्पेशलिस्ट के लिए बोल रहे हैं, और 4 स्पेशलिस्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे कोई ऐसी डिजीज है जिसको सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड बोल दे रहा है तो वो भी इसमें इंक्लूडेड हो गई। ये कौन सा हो गया? 2। और 3 में भी क्या बताया देखिए, नो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक शैल बी यूज्ड फॉर कंडक्टेड अनलेस द पर्सन क्वालिफाइड टू डू सो इज सेटिस्फाई फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। जो भी डॉक्टर है, जो भी पर्सन क्वालिफाइड है, वो संतुष्ट है और वो रिकॉर्डेड राइटिंग में दे रहा है कि प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक में ये टेस्ट करना जरूरी है। ठीक बात है। तो उसका सेटिस्फैक्शन जरूरी है और उसका लिख कर देना जरूरी है इन कंडीशंस में। एज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन इज अबव 35 ईयर्स। अगर 35 ईयर्स से ज्यादा की महिला है तो इस तरह के टेस्ट इजीली परफॉर्म किए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, द प्रेग्नेंट वुमेन, आप देखेंगे, आप अपने आसपास जरा चेक करिएगा, जैसे डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, एमिनोसेंटेसिस और ढेर सारे ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, इस तरह की बहुत सारी स्कैनिंग होती है, कलर डॉपलर। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इनका ऑब्जेक्टिव फीटस में कोई एबनॉर्मेलिटी है तो उसको पहले ही पता लगा लेना होता है। ठीक है। देखिए, इसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या था? प्रेग्नेंट वुमेन हु हैज अंडरगोन ऑफ 2 और मोर स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन और फीटल लॉस। अगर ऐसी कोई प्रेग्नेंट महिला है जिसको 2 या 2 से अधिक बार एबॉर्शंस हुए हों और अपने आप फीटस लॉस हो गया हो, तो ये कंडीशन बनती है। ऐसी कंडीशन में इस तरह के टेस्ट मेडिकल स्पेशलिस्ट इन राइटिंग करा सकता है। अब जब डॉक्टर अपने पर्चे पे लिख के दे रहा है तो वही राइटिंग हुई और वही उसका सेटिस्फैक्शन हो गया, इसमें कुछ और प्रूफ करने की जरूरत नहीं रहती है। दूसरा, अगर प्रेग्नेंट वुमेन है वो किसी पर्टिकुलर ड्रग, रेडिएशन, इन्फेक्शन, केमिकल से ग्रसित है या इससे एक्सपोज हुई है तो इस तरह के टेस्ट कराए जा सकते हैं। ठीक बात है। नो प्रेग्नेंट वुमेन ऑन हर स्पाउस हैज अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेंटल। अगर क्षमा करिएगा, दा था, ऐसी कोई महिला जिसके पास फैमिली हिस्ट्री है मेंटल रिटार्डेशन की या कोई जेनेटिक डिजीज की फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री का मतलब उसके परिवार में दादा दादी, नाना नानी में इस तरह की कोई हिस्ट्री निकल कर आ रही हो तो इन लोगों को टेस्ट कराया जा सकता है। या ऐसी कोई और कंडीशन जो कि सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड बताता है। ठीक बात है। तो यहाँ पे भी टेस्ट कराया जा सकता है। अभी तक की चीजों को समरी से पढ़ते हैं फटाफट। सेक्शन 1 में बताया गया टाइटल और कमेंसमेंट के बारे में, और वहां हमने इनेक्टमेंट इन्फोर्समेंट भी पढ़ लिया। सेक्शन 2 में अलग अलग डिफिनेशंस को बताया गया, जहां पे जो मेजर डिफिनेशन याद रखने वाली है आपको कॉन्सेप्टस के बारे में, एम्ब्रियो के बारे में, जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर के बारे में, जेनेटिक क्लिनिक के बारे में, जेनेटिक लेबोरेटरी के बारे में, प्रेस्क्राइब के बारे में, 4 तरह की अथॉरिटीज के बारे में हल्का हल्का आपने पढ़ा। कौन कौन सी? सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड अंडर सेक्शन 7, स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड 16A, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी और एडवाइजरी बोर्ड। इतनी अथॉरिटी को आप पढ़ चुके। इसके बाद आपने पढ़ा कि जब एक्ट कमेंस होगा तो इन क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन के बिना ये काम नहीं कर सकती हैं। मेडिकल क्वालिफिकेशन वाले लोग ही काम करेंगे। जिनके पास भी मेडिकल क्वालिफिकेशन है वो ऐसी जगह काम नहीं कर सकते हैं जहाँ रजिस्ट्रेशन ना हो, और जिनके पास भी मेडिकल क्वालिफिकेशन है वो कब कब जांच करा सकते हैं उसकी कंडीशन हमने यहाँ पे पढ़ ली। ठीक बात है। तो ये सारी बातें यहाँ तक क्लियर हो गई। इसके बाद वाली जो क्लास है वो हम लोग इसको पार्ट 2 में कवर करेंगे। हमें लगता है कि इसको 2 से 3 क्लासेस हो सकता है इसमें लगे हमें। ठीक है। तो इस वीडियो को देखिएगा, इसके पार्ट 2 के लिए मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर कोई बात आपको चेंज करनी हो। ठीक है। आखिरी वाले इसका आखिरी जो वीडियो होगा उसमें हम लोग केस लॉज वगैरह इसके डिस्कस करेंगे।